सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास के अंदर हमारी क्लास संख्या है 59वीं। भक्ति काल का ये 32वां भाग है। सूफी काव्य और सूफी रचनाएं, इसके अंतर्गत हम सूफी काव्य में हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो आज हम पढ़ेंगे जान कवि व उनके प्रेमाख्यान काव्य। इसके अतिरिक्त जो सूफी रचनाएं रचनाकार कुछ रह गए हैं उनके विषय में संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास देखिए। जान कवि वह उनके प्रेमाख्यान काव्य। जान कवि जो है उनका मूल नाम क्या है? सबसे पहले देखिए, जान कवि का मूल नाम जो है वो है नियामत खां जान, और उपनाम इनका जो जान कवि है ये इनका उपनाम है। जान कवि हम इन्हें कहते हैं। प्रचलन में जान कवि नाम है। मूल नाम इनका नियामत खां जान है। राजस्थान के फतेहपुर सीकर के निकट जो फतेहपुर है फतेहपुर को जिसने कायम खानी नवाब खां ने बसाया था, इसी वंश में जान कवि जो है 17वीं शताब्दी में हुए थे और नवाब खां द्वारा बसाया गया था। कायम खानी नवाब खां के द्वारा फतेहपुर जो है सीकर के निकट है। और आलम खां के 5 पुत्र थे, जिनमें से द्वितीय पुत्र जो है वो जान कवि हुए। तो नियामत खां जान इनका मूल नाम, फतेहपुर के थे जिसे कायम खानी नवाब खां ने बसाया था। उसी वंश में जो है जान कवि आते हैं। कायम खानी नवाब खां की वंश परंपरा में ये आते हैं। आलम खां के पुत्र थे, 5 पुत्र आलम खां के थे, जिनमें से द्वितीय पुत्र जान कवि थे। जान कवि जो है, अब इनके गुरु का नाम क्या है? शेख मोहम्मद चिश्ती के शिष्य थे। और जान कवि का रचना काल अगर हम देखें तो 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी के बीच इनका रचना काल जो है वो माना जाता है। कब से? 1612 से 1664 ईस्वी के मध्य का इनका रचना काल माना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाएं इस अवधि के दौरान लिखी, अर्थात 17वीं शताब्दी का मध्य भाग जो है वो इनका रचना काल माना जाता है। और सर्वाधिक इन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य प्रेमाख्यानों की रचना की। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना का श्रेय जो जाता है वो जान कवि को जाता है। तो मोस्ट होगा, पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षाओं में कि सर्वाधिक प्रेमाख्यान जो है वो सूफी काव्य जो है किस कवि ने लिखे? तो वो लिखे जान कवि, अर्थात नियामत खां जान ने। कुछ विद्वान 71 इनकी रचनाओं को मानते हैं, कुछ विद्वान 78 मानते हैं। तो देखिए आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि जान कवि ने 78 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें से 29 जो है प्रेमाख्यान काव्य थे। कुल 78 ग्रंथों का इन्होंने जो है लिखा, 78 ग्रंथों को 29 उनमें से जो है प्रेमाख्यान काव्य इनके माने जाते हैं। कुछ विद्वान जो है 71 भी मानते हैं। 71 ग्रंथों की रचना इन्होंने की, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों का मत। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? उनके अनुसार इनकी 70 रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, जिनमें से 21 प्रेम गाथा संबंधी है। मुख्य 5 रचनाएं द्विवेदी जी ने इनकी मानी हैं। 70 रचनाएं इनकी उपलब्ध द्विवेदी जी ने मानी हैं, जिनमें से 21 जो है प्रेम गाथा संबंधी इनकी रचनाएं हैं। 5 रचनाएं मुख्य मानी हैं, और ये 5 रचनाओं पर आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। 5 रचनाएं कौन कौन सी द्विवेदी जी ने जो मानी है? कनकावती, कामलता, मधुकर, कथा कामलता, कथा कनकावती भी इन्हें कह सकते हैं। कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नावती और छीता। छीता में वही कहानी है जो छिताई वार्ता में है। तो आगे देखिए, ये तो हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत, लेकिन एक मत और है, महत्वपूर्ण रचनाएं, जान कवि की महत्वपूर्ण रचनाएं। वो कौन कौन सी मानी जाती हैं? कथा कनकावती, कथा कामलता, कथा मधुकर मालती, रत्नावती, छीता। ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जान कवि की ये रचनाएं कथा कनकावती, कथा कामलता, कथा मधुकर मालती, रत्नावती,
चीता, ये 5 रचनाएं अत्यंत ही प्रसिद्ध है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य रचनाओं में अगर हम जान कवि की अन्य रचनाओं में देखें तो कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा नल दमयंती, कथा कलंदर, ग्रंथे लेले मजनू, पुहप वारिसा, कथा पिंजरसा, साहिबजादे व देवल दे। ये इनकी अगर अन्य रचनाएं आप देखें तो 5 रचनाएं तो बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। अन्य रचनाओं में ये रचनाएं आएंगी। कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा नल दमयंती, कथा कलंदर, ग्रंथ लेले मजनू, पुहप वारिसा, कथा पिंजरसा, साहिबजादे व देवल दे। कोई भी ऐसा जो है शीर्षक नहीं है, ऐसी जिस कथा नहीं है जिसको लेकर इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य जो है न लिखा हो। लगभग सभी शीर्षकों को इन्होंने जो है लिखा। आगे देखिए, इनकी जो 5 महत्वपूर्ण रचनाएं कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नावती, चीता और भी जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में कुछ हम देख लेते हैं विस्तार से। कनकावती की जो है रचना काल क्या है? कनकावती का रचना काल 1618 ईस्वी माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में कहा जाता है कि ये रचना जो है इन्होंने लिखी और महज 3 दिनों के अंदर ये रचना जो है वो रची गई इनके द्वारा। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल के समय की रचना है जो महज 3 दिनों में रची गई थी। कौन सी? कनकावती। 1618 ईस्वी इसका रचना काल है। ग्वालियरी भाषा में ये जो रचना है वो रचित है। कनकावती में राजा भरत के पुत्र परम रूप और सिद्धपुर की राजकुमारी कनकावती की जो गाथा है वो इसमें वर्णित है। अगली रचना देखिए, कथा कामलता। जान कवि की अगली रचना कथा कामलता। रचना काल इसका 1621 ईस्वी माना जाता है। 1621 ईस्वी में कथा कामलता इन्होंने लिखी। नायक इसका राजा रसाल जो हंस नगरी का निवासी है, राजकुमार है। नायिका इसकी है कामलता। सुंदरपुरी की ये शासिका है कामलता। तो दोनों की प्रेम गाथा जो है वो इसमें कथा कामलता में वर्णित है। किसकी? राजा रसाल जो हंस नगरी का है, कामलता जो सुंदरपुरी की शासिका है। दोनों की प्रेम गाथा कथा कामलता में जान कवि ने 1621 ईस्वी में लिखी। आगे देखिए, कथा मधुकर मालती। शीर्षक से इन्होंने एक प्रेमाख्यान लिखा। रचना काल 1634 ईस्वी। नायक इसका कौन है? मधुकर। इनकी जो शीर्षक में नाम भी आया है मधुकर मालती, पहले नायक का नाम है। नायक मधुकर अयोध्या नगरी के रतन नाम के सौदागर का पुत्र है मधुकर। नायिका है मालती। चटसार पढ़ने जाती युवती मालती की कथा है इसमें। कथा मधुकर मालती में नायक मधुकर, नायिका मालती, दोनों की प्रेम कहानी को संजोकर मधुकर मालती प्रेमाख्यान इन्होंने लिखा 1634 ईस्वी में। आगे चलिए, आगे देखिए इनकी और रचनाओं में कथा रत्नावती। कथा रत्नावती रचना काल 1691 ईस्वी। 1691 ईस्वी। कथा रत्नावती। मोहन नायक है, रत्नावती नायिका है। दोनों की प्रेम कथा है कथा रत्नावती। रचना काल 1691 ईस्वी। अब अगली जो रचना है इनकी चीता। देवगिरी के राजा की पुत्री चीता और राजा राम की प्रेम कहानी इसमें है, प्रेम गाथा इसमें है चीता में। अगली रचना पुहप वारिसा। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक एक लाइन में आप समझिए। पुहप वारिसा जो है वो जहांगीर के शासनकाल में रचित एक रचना है। जो इसकी कथा जो है मधुमालती जो मंझन ने लिखी उससे बहुत कुछ साम्य रखती है। मधुमालती मंझन ने 1545 में लिखी, उससे इनकी जो ये पुहप वारिसा रचना है वो मधुमालती जो मंझन ने लिखी उसके कथानक से साम्य रखती है। आगे चलिए, रूपमंजरी में रूपमंजरी भी कथा रूपमंजरी भी जान कवि का एक प्रेमाख्यान काव्य है। एक रूपमंजरी नंददास जो हैं उन्होंने लिखी है। वो एक अलग कथा अलग प्रेमाख्यान काव्य है।
ये रूपमंजरी जानकवि का इसी शीर्षक से एक अलग है। जानकवि ने रूपमंजरी में जानकवि ने गुरु की महत्ता को वाणी दी है। इसमें प्रेम गांठी अर्थात प्रेम ग्रंथि गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। इसमें ऐसा कहा गया है कि प्रेम गांठी जो है, प्रेम ग्रंथि जो है, वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। नल दमयंती गाथा, लैले मजनू, रतन मंजरी, कमलावती और कलावंती, कलावंती कीजिए यहाँ पे, कलावंती, ये सभी विशुद्ध प्रेमाख्यान काव्य है, अर्थात इनमें किसी सूफी मत का प्रतिपादन जो है वो नहीं हुआ। और एक इनकी जो प्रेम गाथा संबंधी रचना है, कथा पिंजरसा साहिलजादे व देवल दे, तो फारसी जो मसनवी शैली है उस पे है, और अल्लाउद्दीन को उसमें प्रतापी राजा के रूप में चित्रित किया गया है। ये अन्य बात आप ध्यान में रखिए। काव्य भाषा, अगर जानकवि की हम काव्य भाषा को देखें तो काव्य भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा में इन्होंने अपना काव्य लिखा है। छंद योजना में दोहा चौपाई के अतिरिक्त कवित्त सवैया आदि का भी प्रयोग इन्होंने किया है। काव्यत्व की दृष्टि से अगर हम इनकी रचनाओं पर विचार करें तो वो रचनाएं जो हैं साधारण कोटि की रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य यहाँ पर हो सकता है वो मोस्ट आप लगाइए कि कदाचित जानकवि ही पहले प्रेमाख्यान कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। फारसी का जो है ये प्राचीन आख्यान है लैला मजनू का, और कुछ इस पे फिल्में भी बन चुकी हैं इस आख्यान को लेकर। तो पहले प्रेमाख्यान कवि माने जाते हैं जानकवि, जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू गाथा लैले मजनू जो है काव्य की रचना की। क्योंकि अब संख्या विस्तार की प्रवृत्ति के कारण ही जो है जानकवि ने अनेक जो प्राचीन और समसामयिक भारतीय प्रेम कथाओं का जो है पुनर्लेखन जो है करने के साथ साथ ये फारसी के जो प्रेमाख्यानों की ओर इनका ध्यान गया, और पहले प्रेमाख्यान कवि जो फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू की काव्य की रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। जानकवि ने कायम खान रासो की रचना भी की। इसमें जो है कायम खानी वंश का इतिहास प्रस्तुत उन्होंने किया है, और ये स्वयं जो है कायम खानी जो वंश है उसी के वंश के जो ये वंशज हैं उसी में ये इनका जन्म हुआ है। और इसके अतिरिक्त देखिए इन्होंने नाममाला अनेकार्थ कोश की रचना भी की, नाममाला अनेकार्थ कोश की रचना भी इन्होंने जो है वो की थी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब हम कुछ और रचनाओं को हम देख लेते हैं। अगली जो रचना है, ये तो हुई बातें जानकवि के विषय में। आगे देखिए यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा एक महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है, रीतिकाल में ये रचा गया है, और रचना काल इसका क्या है, 1790 ईस्वी इसका रचना काल है, और रचनाकार हैं शेख निसार। शेख निसार जिनका वास्तविक नाम जो है वो गुलाम अशरफ माना जाता है। तो यूसुफ जुलेखा जो है प्रेमाख्यान रीति समय सीमा की अगर हम बात करें तो ये रीति काल में आएगा, और रचना काल 1790, रचनाकार इसके शेख निसार जिनका वास्तविक नाम गुलाम अशरफ था। उन्होंने जो है वो यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ जो है लिखा। पिता का नाम शेख गुलाम मोहम्मद, फैजाबाद के पास शेखपुर गांव के रहने वाले ये थे। तो गुलाम अशरफ जिनके पिता शेख गुलाम मोहम्मद थे, फैजाबाद के पास शेखपुर गांव के ये रहने वाले थे। तो उन्होंने शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी में लिखा। यूसुफ जुलेखा के बारे में अन्य कुछ चीजें हम देखें तो भाषा की अगर हम बात करें, यूसुफ जुलेखा की भाषा वो जनपदीय अवधि है, बिल्कुल वही अवधि है जो पद्मावत में जायसी ने अपनाई है।
तो छंद योजना क्या है यूसुफ जुलेखा में शेख निसार की, तो शेख निसार ने अर्धालियों यानी कि चौपाइयों के बाद दोहा रखने का क्रम अपना निजी ही रखा है। अब हम देखते हैं कि कहीं 5 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है, कहीं 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग अपना क्रम रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे अलग दिखेगा क्योंकि उन्होंने परंपरा से चली आ रही 5 या 7 चौपाइयों के बाद दोहा नहीं लिखा। शेख निसार ने 9 चौपाइयों के बाद दोहा रखा है। प्रेमाख्यानों में अगर हम बात करें तो ये मोस्ट चीज होगी शेख निसार के विषय में कि उन्होंने 9 चौपाइयों के बाद दोहा रखा है। तो ये इनकी छंद योजना है, अपना एक निजी ही क्रम इन्होंने अपनाया है। पद्मावत में जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखा है। पद्मावत से पहले की रचनाओं में हमें 5 चौपाइयों के बाद दोहा मिलता है। तो यहां पर शेख निसार ने 9 चौपाइयों के बाद जो है दोहा लिखा है। आगे चलिए कुछ और चीजें। नायक कौन है यूसुफ जुलेखा? अगर हम नाम में इसके देखें तो पहला नाम इसका नायक का है, नायक है यूसुफ, नायिका है जुलेखा। तो नायक का नाम पहले है। नायिका जुलेखा के स्वप्न नायिका जुलेखा ने स्वप्न में यूसुफ को देखा, इस पर जो उसकी दशा हुई है। स्वप्न प्रेम का हंस जोहार की तरह प्रेमी का नाम इसमें भी पहले है यूसुफ। ज्ञानदीप की तरह हंस जोहार ज्ञानदीप ये रचनाएं हैं जिनमें प्रेमी का नाम यहाँ पर पहले शीर्षक में आ रहा है। हालांकि ज्यादातर में जो है नायिका के नाम पर ही जो है कथा का नाम शीर्षक का नाम दिया गया है। तो स्वप्न दर्शन से उत्पन्न प्रेम का यहाँ पर वर्णन है। नायिका जुलेखा ने स्वप्न में यूसुफ को देखा यानी कि नायक को देखा और इस पर उसकी जो दशा हुई है उसी के बारे में देखिए कवि ने लिखा है। दिन भर मौन गहे रहे, भूख प्यास गई भूल, पान खाई न रस पिए, कांट भये बस फूल। तो भूख प्यास जो है वो सभी चली गई है, ना पान कुछ खाना पीना किया नहीं है कोई कुछ भी। और यही हालत जो है स्वप्न में यूसुफ को देखकर नायिका जुलेखा की हुई है। अब आगे चलिए क्या कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इस काव्य के बारे में। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ जुलेखा जो काव्य है इसके नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत जो है वो कुरान में मिलता है। यूसुफ का वृतांत कहाँ मिलता है? कुरान में आया है यूसुफ का वृतांत। कुरान का 12वां सूरा जो है सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान का 12वां सूरा जो है सूरा यूसुफ के नाम से जाना जाता है। जो और कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा कहानी जो है वो शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा जो उन्होंने 1790 ईस्वी में लिखा उसमें उसी कहानी को उन्होंने जो है कथानक के रूप में अपनाया है। सूरा यूसुफ वाला व्यक्ति ही उनका नायक है। सीरी फरहाद लैला मजनू की भांति यूसुफ जुलेखा का कथानक भी प्रेम प्रक है। इसमें इसके कथानक में अलौकिकता की जो है वो भरमार मानी जाती है। यूसुफ जुलेखा में साहिब वक्त आसफुद्दौला की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा है? आसफुद्दौला, क्योंकि उस समय वही जो है साहिब वक्त था तो उसी की प्रशंसा इसमें शेख निसार ने की है। आगे चलिए आगे देखिए अन्य प्रेमाख्यान काव्य अगर हम देखें 17वीं शताब्दी के कुछ लौकिक प्रेमाख्यान काव्यों की हम बात करें तो माधवानल नाटक ये कैसी ने लिखा? 1660 ईस्वी में दोहा प्लस चौपाई व अवधि भाषा में ये इनकी रचना है। अवधि भाषा में वही माधवानल कामकंदला की कहानी इन्होंने लिखी है माधवानल नाटक के नाम से 1660 ईस्वी में कैसी ने। माधवानल कथा जिसके रचनाकार दामोदर है 1680 ईस्वी में लिखी है। चंद्र कुंवर री बात लौकिक प्रेमाख्यान काव्य है, हंस कवि द्वारा रचित है। 1693 ईस्वी यानी कि विक्रमी संवत 1750 में लिखा गया ये काव्य है। भाषा राजस्थानी है, कहीं कहीं गद्य का प्रयोग भी इसमें किया गया है।
तो लौकिक प्रेमाख्यान या अन्य प्रेमाख्यानों में हम बात करें तो माधवानल नाटक है जो केसी द्वारा रचित है 1660 ईस्वी, दोहा चौपाई अवधी भाषा में। माधवानल कथा है दामोदर द्वारा रचित है 1680 में। चंद्र कुंवरी बात है हंस कवि द्वारा रचित है 1693 ईस्वी में। भाषा इसकी राजस्थानी, कहीं कहीं गद्य का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए अगली रचना जो है वो है सारंगा सदैव ब्रजरा दूहा। रचनाकार इसका अज्ञात है। इसमें राजा शालीवाहन के पुत्र सत्यवत्स और उनके मंत्री की पुत्री सारंगा की प्रेम कहानी जो है वो वर्णित है। और ये कहानी राजस्थान में आज भी प्रचलित है। सारंगा सदैव ब्रजरा दूहा नाम से ये कथा लिखी गई प्रेम कथा। विरह वारिस बोधा द्वारा रचित है। विरह वारिस को अन्य नाम में हम माधवानल कामकंदला भी कहते हैं। बोधा रीति मुक्त कवि हैं, माधवानल कामकंदला भी इसे कहते हैं। अब माधवानल कामकंदला शीर्षक नाम से हम अनेक जो है सूफी रचनाएं पीछे पढ़कर भी आए हैं और अगली क्लास में हम सभी को एक साथ समझेंगे भी माधवानल कामकंदला शीर्षक से किन किन कवियों ने जो है प्रेमाख्यान काव्य लिखा। तो वो सब हम इकट्ठा एक जगह अगली क्लास में देखेंगे। रचना काल क्या है विरह वारिस या माधवानल कामकंदला का 1752 से 1758 ईस्वी के मध्य की यह रचना है। आगे चलिए उषा चरित्र। उषा अनिरुद्ध का जो है ये कथा जो है भागवत की कथा पर आधारित है और इस शीर्षक से भी कई कवियों ने प्रेमाख्यान लिखे हैं। ये जो है बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध जो है कथानक है। उषा चरित्र जनकुंज ने लिखा 1780 ईस्वी में। ये भागवत की कथा पर आधारित है वह अवधी भाषा में ये रचित है। मधुमालती नाम से जो है चतुर्भुज कायस्थ जो है 1780 ईस्वी में विक्रमी संवत 1837 में एक काव्य रचना करते हैं जिसमें मधु जो है वो श्रेष्ठी है। मालती क्षत्रिय जो नृप कन्या है, मालती इसकी नायिका है। नल दमयंती चरित्र ये सेवाराम ने लिखा 1796 ईस्वी में। और कौन कौन से प्रेमाख्यान काव्य हैं देखिए। उषा अनिरुद्ध ये भागवत की कथा में ये चरित्र मिलता है, ये जो है आख्यान है। जीवन दास नागर ने द्वारा रचित है 1829 ईस्वी में ये रचित है जीवनदास नागर द्वारा उषा अनिरुद्ध। और इसी नाम से उषा अनिरुद्ध एक लिखा मुरलीदास ने 1831 ईस्वी में। उषा अनिरुद्ध एक रामदास ने भी लिखा 1837 ईस्वी में। तीनों जो है ये उषा अनिरुद्ध जो है इनकी भाषा अवधि है, दोहा चौपाई शैली है। समय और इनके रचनाकार अलग अलग हैं, एक ही शीर्षक से इन्होंने अपना काव्य जो है वो लिखा है। अगली हम रचना देखें तो रमन शाह छबीली भटियारी की कथा है। रचनाकार कौन है पता नहीं है, यानी माने अज्ञात है। 1848 ईस्वी की ये रचना है। प्रेम दर्पण एक सूफी ग्रंथ है जिसे कवि नसीर लिखते हैं। 1817 ईस्वी की ये रचना है। एक जो है प्रेमाख्यान काव्य नूरजहां ख्वाजा अहमद द्वारा रचित है। नूरजहां नायक इसका है खुर्शेद शाह, ईरान के सुल्तान मलिक शाह का ये पुत्र है। नायिका नूरजहां है, खूतन नगर की राजकुमारी है। तो नूरजहां वो जहांगीर वाली नूरजहां नहीं है। नायक खुर्शेद शाह ईरान के सुल्तान मलिक शाह का पुत्र है। नायिका नूरजहां खूतन नगर की राजकुमारी है। भाषा प्रेम रस एक काव्य प्रेमाख्यान काव्य है जिसे शेख रहीम लिखते हैं। तो रमन शाह छबीली भटियारी की कथा 1848 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है ये पता नहीं है। प्रेम दर्पण कवि नसीर, नूरजहां ख्वाजा अहमद। भाषा प्रेम रस जो है वो लिखा गया शेख रहीम के द्वारा। तो इनका रचनाओं के रचनाकार ही आप याद रखिए। उषा अनिरुद्ध तो अनेक रचनाकारों ने इस शीर्षक से इस कथानक को आख्यान को अपनाकर जो है रचना रची। तो उषा अनिरुद्ध जीवनदास नागर की भी है, उषा अनिरुद्ध मुरलीदास की भी है, उषा अनिरुद्ध रामदास की भी है।
इसके अतिरिक्त उषा चरित्र है जनकुंज की, मधुमालती, मधुमालती एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये चतुर्भुज कायस्थ की मधुमालती है। नल दमयंती चरित्र सेवाराम ने और नम कथा नल दमयंती से जानकवि ने भी प्रेमाख्यान काव्य जो है वो लिखा है। सारंगा सदैव वृक्ष दूहा जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। विरह वारिस बोधा ने लिखा जो प्रेमाख्यान काव्य की श्रेणी में आती है रचनाएं। माधवानल नाटक, माधवानल कथा, चंद्र कुंवरी बात जो हंस कवि लिखते हैं। माधवानल नाटक केसी का है, माधवानल कथा दामोदर की रचना है। तो ये कुछ रचनाएं जो हैं वो थी जो महत्वपूर्ण भी आपके लिए हो सकती हैं। तो यहीं पर जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो है हमारी समाप्त होती है। अगली जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है, काव्यों का जो है एक रचना क्रम हम देखेंगे पूरा संक्षिप्त में क्रमबद्ध तरीके से उन्हें देखेंगे। उनके रचनाकार, उनका रचना काल और उसमें भाषा क्या रही है मुख्य मुख्य, और सारे रचनाओं को हम छांटेंगे कि किसमें कितने चौपाइयों के बाद दोहा, कौन सी कौन कौन सा जो है प्रेमाख्यान कौन कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे। एक नाम से कितने रचनाकारों ने एक ही शीर्षक से कौन कौन से प्रेमाख्यान लिखे हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है और विनम्र निवेदन यह है कि YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूर तक जो है इस क्लास को पहुंचाइए और सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।